नमस्कार, चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं और आइए शुरू करते हैं आपका फेवरेट शो, वो 4 कहानियां सबसे पहले जो आज पोल के लिए हमने दी थी। पहली कहानी में एनसीईआरटी को आज जमकर फटकार पड़ी है देश के सबसे बड़े जज साहब से। सीजीआई को क्यों कहना पड़ा, अदालतों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश चल रही है। सरकार बनाम कोर्ट की इस खबर को 18% लोगों ने देखना चाहा है। अगली खबर जो थी वो है चीन की मिसाइल ईरान का निशाना, क्या अमेरिका होगा फना। खाड़ी में बढ़ते जा रहे तनाव की खबर आज भी लोगों की पसंद बनी हुई है। लगातार दिलचस्पी की क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में। 22% दर्शकों ने आज इसे अपना वोट दिया है। 7:28 पर इस खबर पर विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इस वक्त मिडिल ईस्ट में चल रहा है। तीसरी खबर, देश में चुनावी माहौल उबाल पर आने लगा है। ममता बनर्जी से निपटने के लिए बीजेपी ने अपना मिशन बंगाल का विजय प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी किसको अपनी कमान सौंपने वाली है, इस खबर में दिलचस्पी 23% लोगों ने दिखाई है, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो खबर सबसे अधिक ज्यादा वोट पाई है, नंबर 1 बनी है, वो है 27 का गेम सेट, यूपी में ब्राह्मण वोट किधर जाएगा। इस खबर को सबसे ज्यादा 37% वोट मिले हैं। तो आइए, जैसा आपने चाहा है वही करते हैं। पहली खबर उसी को बनाते हैं जो दर्शकों की पसंद है। सबसे पहले बात यूपी की ही करता हूं। शंकराचार्य विवाद अब पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुका है। शंकराचार्य के बहाने ब्राह्मण राजनीति की नब्ज पकड़ने की रेस यूपी में चल रही है। बीजेपी के लिए किंग मेकर रहे ब्राह्मण वोट बैंक को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव किंग चेंजर बनाने की कवायद में लगे हुए हैं, तो कांग्रेस कमांडिंग किंग बनने की जुगत में लगी है। जिस तरीके से भगवा परिवार में आपस में असंतोष है, बंटवारा दिखाई दे रहा है, चाहे वो यूजीसी का विवाद हो या फिर शंकराचार्य का विवाद, उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अब सबकी निगाहें टेढ़ी हो रही हैं। ब्राह्मण वोट, आपको बता दूं, हमेशा निर्णायक रहा यूपी में, लेकिन जब एक शंकराचार्य सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो उन पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो भी वो सरकार जो खुद एक भगवाधारी सीएम चला रहे हैं। तो विपक्ष उसे ब्राह्मण असंतोष के प्रतीक के तौर पर गढ़ने का उसको मौका मिल जाता है। पीडीए वाली समाजवादी पार्टी अब रणनीति बदलती है। बीएसपी भी भाईचारा कार्ड निकाल लेती है और ओम प्रकाश राजभर जैसे जो जाति आधारित पार्टियां हैं, वो एनडीए के छोटे छोटे दल ब्राह्मण सम्मेलन अपने अपने इलाके में करने लगते हैं। तो क्या सच में ये कोई सियासी हलचल है या फिर शंकराचार्य विवाद को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने में सियासी पार्टियां लगती हैं, अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। राजनीति की बात आगे करेंगे विस्तार से, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि आज शंकराचार्य बनाम आशुतोष ब्रह्मचारी विवाद में क्या कुछ हुआ है। आज वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज भी कुछ नई तस्वीरों के साथ वो सामने आए, तो प्रयागराज में आशुतोष ब्रह्मचारी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी तमाम तस्वीरों के साथ मीडिया के सामने आए और एक दूसरे पर जमकर लांछन लगाए। देखते हैं। पूर्णिमा जिसका नाम है, वह साउथ की महिला है। क्यों साउथ की महिला साथ रखते हो भाई? किसने बताया संत को अपने साथ महिला 24 घंटे रखने के लिए? गुरुजी महाराज जो ब्रह्मलीन हैं, उनके प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। पूरा परिवार हम लोगों से तब भी जुड़ा था, आज भी जुड़ा हुआ है। उसी परिवार की बिटियां हैं। इसी समय 1-1.5 साल पहले वो यहाँ काशी आई थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि मठ में रह करके हमको काशी के बारे में कुछ लेख करना है तो जगह दे दी जाए। हम लोगों ने उनको कहा कि 2 दिन 3 दिन के लिए आप रुक जाइए, फिर अपनी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उन्होंने अनुरोध किया कि हमको ज़्यादा दिन के लिए, 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। जो बहन है, जो अपनी गाड़ी है, उसमें भी इसने उनके साथ छेड़छाड़ और कुकर्म का प्रयास किया, पर बच्चों ने मना कर दिया था। पर जितना भी कर पाया है वहाँ भी इसने किया है। उसके सभी एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है। हमारे अधिवक्ताओं ने हमको सूचित किया है कि पुख्ता सबूत इस बात के उनके पास इकट्ठा हो गए हैं। ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं, वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे। और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। जब मैंने बताया वहाँ स्विमिंग पूल है, तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियाँ भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है।
इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। जो यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो सुना आपने, वक्त बढ़ने के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का ये खेल भी बढ़ता जा रहा है। लगातार एक दूसरे पर बौछारें हो रही हैं और सियासत भी काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी ने यूपी के सभी जिलों में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सड़क पर उतरा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो केस में पुलिस जांच को बड़ा षड्यंत्र करार दिया। कल ही यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो अजय राय और शंकराचार्य से मिलने उनके आश्रम पहुंचे थे, लंबी देर तक हाथ जोड़कर उनके सामने बैठे रहे। आज वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और क्या किया, आइए देखते हैं। शंकराचार्य को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश में फुल सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और आज कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मार्च निकाला जा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए कि ये वाराणसी की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं और देखिए इनके हाथों में शंकराचार्य की तस्वीरें हैं। आज कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कुछ इसी तरीके की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे यूपी के 75 जिलों में आज प्रोटेस्ट किया है। डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है। वहीं यूपी के कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर शंकराचार्य के ही बहाने यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी चुटकी ली और ब्राह्मण पॉलिटिक्स वाला दांव भी चला। उनकी चलती होती तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बटुक जो हमारे पूजनीय भविष्य में हमें आपको रास्ता दिखाने वाले लोग, धर्म की चीज़ों को समझाने वाले लोग, उनकी चुटिया पकड़ करके अपमानित हुए और उन्होंने कहा हमारे जो डिप्टी सीएम हैं कि उन्हें महापाप पड़ेगा। और मैं अपने पत्रकार साथी को याद दिला दूं, इसी शहर के आसपास एक ब्राह्मण परिवार पे बुलडोजर चला था, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर संभावनाएं तलाशने का काम लगातार जारी है। महीने भर पहले बीजेपी ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हुई थी जिसमें मायावती को संभावनाएं नजर आईं। उन्होंने फौरन सम्मान देने का बयान दे दिया। इतना ही नहीं, ब्राह्मण कार्ड चलते हुए मायावती ने जालौन की मागोगढ़ विधानसभा सीट से आशीष पांडे को प्रभारी बना दिया। बीएसपी की परंपरा के मुताबिक प्रभारियों को ही आमतौर पर उम्मीदवार बनाया जाता है, इसीलिए इसे बीएसपी के पहले उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है। यानी बसपा अपने पुराने 2007 वाले फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। दरअसल यूपी में जनसंख्या के हिसाब से ब्राह्मण तीसरी बड़ी आबादी है, उतना बड़ा वोट बैंक भी है। करीब 14% ब्राह्मण वोटर यूपी में है। यूपी के कुल 403 सीटों में 115 सीटों पर ब्राह्मण वोटों का अच्छा खासा प्रभाव बताया जाता है। यूपी के 12 जिलों में 15% से अधिक ब्राह्मण वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 56 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे। इन 56 में से 46 ब्राह्मण बीजेपी के खाते से थे और बाकी दूसरी पार्टियों। तो यूपी में ब्राह्मण भले ही संख्या में उतने अधिक ना दिखते हों, लेकिन मुखर होने के चलते, अपना अथॉरिटी रखने के चलते, सियासी माहौल बनाने और बिगाड़ने की अपनी ताकत के चलते उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका यूपी की पॉलिटिक्स में मानी जाती है। लेकिन विपक्ष ऐसे नैरेटिव गढ़ रहा है कि पहले यूजीसी विवाद और अब शंकराचार्य विवाद से यूपी का ब्राह्मण बीजेपी से छिटक रहा है, नाराज हो गया है। लेकिन ग्राउंड पर हकीकत क्या है? क्या वाकई में ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है? इसको भी समझ लेते। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कई बड़े मंत्रालयों के मंत्री ब्राह्मण हैं। बीजेपी का दावा है कि उसके साथ यूपी का ब्राह्मण समाज मजबूती के साथ आज भी खड़ा है। ऐसे में शंकराचार्य की असहमति को पूरे समाज की नाराजगी मान लेना जल्दबाजी होगा, ये बीजेपी दावा करती है। क्योंकि यूपी में ब्राह्मण बीजेपी से किनारा करके जाएगा तो जाएगा कहां, ये भी उसका तर्क है। ये जग जाहिर है कि 2014 से लेकर 2024 तक
तमाम लोकसभा के जो चुनाव हुए 14 का, 19 का, 24 का, इसमें 72 से 82% तक ब्राह्मणों की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दी। और अगर इसके आगे की बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को 89% ब्राह्मणों ने वोट दिया, 6% ने सपा को वोट दिया और 1% ने कांग्रेस को वोट दिया। ये CSDS का आंकड़ा है। और इसी तरीके से तमाम आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि बीजेपी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी रही है ब्राह्मणों की पसंद की, और इसीलिए 89% ब्राह्मण वोटर ने बीजेपी को चुना था। और ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि क्या 2027 में ये पिक्चर अब बदलने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण हमेशा साइलेंट इन्फ्लुएंसर माना गया है। 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है और ब्राह्मण पॉलिटिक्स का कंपास किस दिशा में घूमेगा, इस पर यूपी की सभी पार्टियां अभी से नजरें भी गड़ा रही हैं और अपना अपना हाथ भी आजमाना चाहती हैं, अपना अपना पंजा भी उसी ओर बढ़ा रही है, ब्राह्मण को अपने कब्जे में ले लें। आगे बढ़ते हैं बात अगली कहानी की, और ये भी चुनाव का राज्य है। यूपी की बात मैंने कर ली, चुनाव अगले साल है, लेकिन ये बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव अगले 2 महीने के भीतर होने वाला है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ा मेगा प्लान तैयार करने का दावा किया है। चुनावी मैदान में बीजेपी की कैसे एंट्री होगी, कहां कैसे सभाएं होंगी, चुनाव प्रचार को धार देने के लिए बीजेपी के कितने दिग्गज उतरेंगे, ये सब लॉक हो चुका है। क्या है बीजेपी का ये मेगा प्लान, आइए जान लेते हैं इसकी पूरी डिटेल। अब मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने बड़े स्तर पर रैलियां और नुक्कड़ सभाओं का प्लान बनाया है। पार्टी एक ऐसे मेगा प्रचार की तैयारी कर रही है जिसका मकसद राज्य की हर गली हर घर तक पहुंचना है, और इस अभियान की कमान खुद देश के गृह मंत्री बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने संभाला हुआ है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने बंगाल को जीतने के लिए 295 विधानसभा में 300 रैलियों का खाका तैयार किया है। बीजेपी जानती है कि पीएम खुद 12 से ज्यादा बड़ी रैलियां करेंगे। दरअसल वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और उनको जमकर बीजेपी बंगाल में इस्तेमाल करने वाली है। बड़े नेताओं की 60 से ज्यादा जनसभाएं और रैलियां होंगी। बड़ी रैलियां ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने 12,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान भी बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हर बड़ी विधानसभा में 1 से ज्यादा सभाएं आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री बंगाल के मोर्चे पर तैनात रहेंगे। परिवर्तन यात्रा से बीजेपी अपने अभियान का शंखनाद करने वाली है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हो रही है। पूरे बंगाल में 9 परिवर्तन यात्राएं निकाली जाएंगी, जिनका लक्ष्य हर विधानसभा सीट तक पहुंचना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी, जो कि चौथी बार मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष कर रही हैं, उनके आसपास अपना एक चक्रव्यूह बुना है। उसी के दम पर पार्टी के नेता बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा करते हैं। बंगाल में अगर आप देखें तो गांव गली चौक चौराहों चौपालों पे हर जगह एक ही धुन सुनाई पड़ रही है, एक ही गीत सुनाई पड़ रहा है, एक ही संगीत सुनाई पड़ रहा है, एक ही आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब वो है ममता दीदी की विदाई का बैंड बाजा, उनकी सरकार की विदाई का बैंड बाजा। और बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जनता का आशीर्वाद हासिल करेगी पश्चिम बंगाल में, और कुशासन और करप्शन की से जो है वो मुक्ति पाएगा पश्चिम बंगाल। बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बड़े पैमाने पर रैलियां, परिवर्तन यात्राओं और नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह 1 मार्च को दक्षिण 24 परगना से बीजेपी की पहली परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा भी नदिया जिले से यात्रा की शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष नितिन नवीन 1 मार्च को कूच बिहार में होंगे और 2 मार्च को उत्तर दिनाजपुर से यात्रा को शुरू करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से यात्रा की शुरुआत करेंगे। अन्नपूर्णा देवी 1 मार्च को आसनसोल से यात्रा शुरू करेंगी। देवेंद्र फडणवीस 1 मार्च को बीरभूम से यात्रा शुरू करेंगे। राजनाथ सिंह 2 मार्च को संदेश खाली से भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। यानी हर बड़े नेता को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने दीदी को हराने के लिए बंगाल के दंगल में सारे महारथियों को उतार दिया, और वो भी एक साथ। छोटी छोटी सभाओं के जरिए बीजेपी ने हर वोटर तक पहुंचने का एक बड़ा विस्तार से प्लान बनाया है। घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का संदेश पहुंचेंगे। पार्टी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया है। सुचारू संचालन के लिए एक विशेष कोऑर्डिनेशन टीम का गठन भी किया गया है। पार्टी के सभी राष्ट्रीय महासचिवों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं की ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज बंगाल के चुनावी दंगल में प्रचार के लिए उतारेगी, जैसा कि वह हर चुनाव में करती आई है। बीजेपी के इस आक्रामक अभियान को रोकने के लिए टीएमसी ने भी अपनी कमर कसने का दावा किया है। टीएमसी के नेता इसे बीजेपी के बाहरी नेताओं का शो बता रहे हैं। बाहरी बनाम बंगाली की जंग बंगाल की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे तीखा नैरेटिव रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भी इसे बड़ा सियासी हथियार बनाया था। ममता बनर्जी खुद को दीदी और बंगाल की बेटी बताती आई हैं, इसीलिए टीएमसी ने एक बार फिर बीजेपी पर बाहरी का तमगा लगाकर माहौल बदलने का पासा अपनी तरफ से फेंक दिया। तो वो लोग हैं, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट, वो वोट के पहले वो आते हैं, वोट का रिजल्ट निकलने के बाद, हारने के बाद उसका कोई पता नहीं होता। वो एंटी बंगाल है। एक तरफ बीजेपी ममता को घेरने का प्लान तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मां माटी मानुष वाला मास्टर स्ट्रोक फिर से चल दिया है। केरल का नाम कली के मोदी सरकार ने केरलम किया और जिसके बाद अब ममता बनर्जी को मौका मिल गया पश्चिम बंगाल के नाम को लेकर बीजेपी को घेरने का। वो कह रही है कि बांग्ला नाम की आवाज उन्होंने कब से बुलंद की हुई है, उनकी मांग को कोई नहीं सुन रहा। लेकिन राज्य में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने, इसीलिए ममता की इस मांग के सियासी मायने अब निकाले जा रहे हैं। ममता सरकार की यह मांग लंबे समय से केंद्र के सामने लंबित है। जुलाई 2018 में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया था 18 में, अब 26 चल रहा है। लेकिन अब केरल को जब केरलम बनाने की मंजूरी कल ही मिली है, तो ममता बनर्जी ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल को बांग्ला बनाने के मुद्दे को सियासी गाजेबाजे के साथ उठा लिया है। ममता बनर्जी इसके जरिए बंगाली अस्मिता और गौरव को मजबूत करने का संदेश देना चाहती हैं, इसीलिए वो केंद्र की मोदी सरकार पर बंगाल विरोधी होने का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग उठाकर ममता बनर्जी एक तीर से दो निशाने लगाना चाहती हैं। अगर केंद्र सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो ममता बनर्जी के सर पर जीत का सेहरा बन जाएगा, और अगर मंजूरी नहीं देती है तो दीदी भेदभाव और एंटी बंगाली का मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेर सकती है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को अब घेरना शुरू कर दिया। देखो, केरल का नाम केरलम होने पर हमें खुशी है। केरल के भाइयों और बहनों को बधाई। साथ ही साथ मैं कहना चाहती हूँ कि पश्चिम बंगाल का नाम भी बांग्ला होना चाहिए। हमने बार बार केंद्र से लेकर संसद तक जो भी कहा गया करने को सब किया, लेकिन पिछले 5 सालों से बांग्ला नाम को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बांग्ला नामटा किछुतेई ओरा दिच्छे ना। ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगाते हुए कह रही हैं कि बंगाल के जायज अधिकारों को हमेशा नकारा गया है। ममता बनर्जी ने कहा, हमें अपनी विधानसभा में बिल पास किया है और इसे कई बार केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे छात्रों को एग्जाम और इंटरव्यू में आखिर में बुला लिया जाता है, क्योंकि डब्ल्यू बंगाल का नाम वेस्ट बंगाल है। डब्ल्यू से शुरू होने वाला नाम है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पीछे हमारा नाम आता है। मैं खुद मुख्यमंत्री होने के बावजूद केंद्र की मीटिंग्स में आखिर में बोल पाती हूं, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पश्चिम बंगाल का नाम, वेस्ट बंगाल का नाम लास्ट में आता है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से कई बार इस मुद्दे पर बात की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। बीजेपी को बंगाल विरोधी बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये बांग्ला विरोधी है, सरकार है और बंगाल के आइकॉन्स और दूरदर्शियों का सम्मान ये लोग नहीं करते। चुनाव में बांग्ला बोलकर वोट लेते हैं, लेकिन मंजूरी बांग्ला शब्द को, बांग्ला नाम को नहीं देते हैं। ममता बनर्जी की नाराजगी ऐसे वक्त पर सामने आई है जब केरल की तरह ही पश्चिम बंगाल भी विधानसभा चुनावों की दहलीज पर खड़ी है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है कि तृणमूल कांग्रेस चुनावों में अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है, और यही वजह है कि केरलम के बहाने ममता बनर्जी ने बांग्ला अस्मिता वाला कार्ड चल दिया है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को इतिहास में उलझाकर ही रखना चाहती है, ताकि चुनाव में ममता बनर्जी का बांग्ला वाला मास्टर स्ट्रोक ना चलने पाए, फेल हो जाए। ये पश्चिम बंगाल और केरल एक ना है, एक नहीं है। केरल से केरलम हुआ है, उसका मलयालम, उसका लैंग्वेज को, अपना लैंग्वेज को उन्होंने प्रस्तावित किया था, उसको पास हो गया, वो केरल से केरलम हो गया। लेकिन पश्चिम बंगाल तो बांग्ला ही है, और पश्चिम बंगाल के पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। बात इतिहास की हो रही है तो इतिहास में भी झांक लेते हैं।
ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग पहली बार 2011 में की थी। 2011 में ही ममता बनर्जी बंगाल में लेफ्ट की 34 साल से चली आ रही सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद मुख्यमंत्री बनी थी। सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने केंद्र सरकार को राज्य का नाम पश्चिम बंगा या पश्चिम बंगो रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे इस वक्त खारिज कर दिया था। इसके बाद अगस्त 2016 में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल का नाम बंगाली में बांग्ला, अंग्रेजी में बंगाल और हिंदी में बंगाल रखने का प्रस्ताव किया गया। यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, लेकिन 2017 में केंद्र सरकार ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक राज्य के 3 अलग अलग नाम नहीं हो सकते। आखिरी बार 2018 में बांग्ला नाम का प्रस्ताव ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को भेजा गया था, जो अब तक ममता बनर्जी के मुताबिक लंबित पड़ा हुआ है। लेकिन तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल की फाइल आज तक केंद्र में फंसी हुई है और क्या अब ममता बनर्जी की मांग को केंद्र सरकार मानेगी, इस पर इस चुनावी मौसम में सबकी निगाहें लगी हुई हैं। बंगाल के इतिहास का अगर आप पन्ना पलटेंगे तो नजर सीधे ब्रिटिश इंडिया पर जाएगी, जहां तब के बंगाल में आज का इस वक्त का पूरा बांग्लादेश, मतलब जो अभी बांग्लादेश है, जो अभी पश्चिम बंगाल है, ये दोनों हिस्से असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल था। ये पूरा एक हुआ करता था और ये बंगाल था। लेकिन अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की तर्ज की नीति थी, उसमें 1905 में बंगाल विभाजन की एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। बंगाल से बिहार, ओडिशा और असम अलग कर दिए गए, लेकिन आज का ओडिशा तब बिहार का हिस्सा था। इसके बाद 1947 के वक्त विभाजन जो हुआ उसमें बंगाल का पूर्वी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, लेकिन 1971 में ये अलग बांग्लादेश बना, लेकिन भारत के हिस्से वाले बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल हो गया। ममता बनर्जी की दलील है कि जब पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन चुका है तो पश्चिम बंगाल के आगे पश्चिम लगाने की अब जरूरत क्या बची है, इसका क्या मतलब है। कुल मिलाकर बंगाल का इतिहास संघर्ष, समृद्धि, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और परिवर्तन का साक्षी है, जिसके नाम को लेकर आज वोटों के लिए राजनीति होती हम देख रहे हैं। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। सुप्रीम कोर्ट की आज एनसीईआरटी को तगड़ी क्लास लगी। देखकर एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के आज पसीने छूट गए। आपने स्कूल कॉलेज में बच्चों को उनके टीचर से डांट फटकार सुनते हुए देखा होगा, सुना होगा। हो सकता है आपने भी टीचर से डांट अपने बचपन में कभी खाई हो। आज ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी देश के सबसे बड़े न्यायाधीश सूर्यकांत साहब ने एक हेडमास्टर की तरह एनसीईआरटी की ही फटकार लगा दी। दरअसल एनसीईआरटी ने अपनी कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की किताब में एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर जोड़ा है और इसका नाम है करप्शन इन जुडिशरी, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के न्यायिक सिस्टम पर करप्शन का चैप्टर जोड़ा गया। आज इस पूरे मामले पर सीजीआई ने यहां तक कह दिया अपनी टिप्पणी में, जो कि बहुत सख्त टिप्पणी थी, जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि यह एक सोची समझी चाल लगती है। सीजीआई की इस फटकार से एनसीईआरटी और शिक्षा विभाग अब हिले हुए हैं। सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले में क्या कहा यह आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि एनसीईआरटी अपनी 8वीं क्लास की किताब में ऐसा क्या लिखा है जिससे उसे सूर्यकांत साहब की डांट खानी पड़ी है। सबसे बड़ा विवाद तो टॉपिक को लेकर ही है, जिसे नाम दिया गया करप्शन इन जुडिशरी, यानी न्यायपालिका में करप्शन, भ्रष्टाचार। इसमें लिखा गया कि न्यायाधीशों को अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिससे जनता उनकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाए। इस बात को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने जजेस के खिलाफ शिकायतों का डेटा जो है वो शेयर कर दिया है। साल 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा जजों के खिलाफ मिली थी, उसका जिक्र इस किताब के इस अध्याय में किया गया है। आगे कहा गया कि गंभीर आरोपों के मामले में संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करके न्यायाधीश को पद से हटा सकती है। एनसीईआरटी की बातों को देखकर देश भर में कानून के जानकार और वकील देश के सिस्टम पर यह तंज कह रहे हैं कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से पहले देश के सिस्टम और राजनीति में फैले करप्शन पर क्यों बात नहीं की गई, इसको लेकर अब पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को, केंद्र सरकार को और केंद्र की नीतियों को घेरा जा रहा है। श्री का करप्शन डालना तो देखिए एक बहुत ही गलत है। जो अगर करप्शन की बात की जाए इस देश में
तो मैं नहीं कहता जुडिशरी में करप्शन नहीं है, लेकिन करप्शन जो बाकी महकमे में है उससे जुडिशरी बहुत बहुत बेटर है। कि आज के दिन में जो हमारे जो नेता हैं, जो एमएलए और एमपीज हैं, 40% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, ब्लैक मनी पॉलिटिक्स में घुसता चला जा रहा है। तो अगर डालना है तो ऐसी चीज डालें जो जिस देश के लिए, आगे के लिए बच्चे कुछ कर पाए। अब आप ये भी जान लीजिए कि एनसीईआरटी देश भर के स्कूलों के लिए सिलेबस तैयार करती है, पाठ्यक्रम। 1961 में बनी ये संस्था केंद्र सरकार के एचडीआर यानी शिक्षा मंत्रालय यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर का शिक्षा विभाग है उसके तहत काम करती है। हालांकि एनसीईआरटी पर सिलेबस में बदलाव को लेकर पहले भी उसकी कई बार आलोचना हुई है, लेकिन इस बार देश की न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया गया है। एनसीईआरटी के मामले को बढ़ता देखकर आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को उठाया। ये दोनों सीनियर एडवोकेट्स कांग्रेस के नेता हैं, हम सब जानते हैं, इसीलिए कुछ लोग इसे अब राजनीतिक एंगल से देख रहे हैं। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सीजीआई ने यह भी दोहराया कि उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी है और ये पूरे जुडिशरी सिस्टम के लिए चिंता की बात है। सीजीआई ने कोर्ट में बताया कि इस मामले से बार बेंच और हाईकोर्ट के जजेस बहुत ज्यादा परेशान हैं। अपनी टिप्पणी में जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि एक सोची समझी चाल लगती है, इससे ज्यादा मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा और मैं इस मामले पर खुद नोटिस ले रहा हूं, थोड़ा इंतजार कीजिए, कानून अपना काम करेगा। सीजीआई ने जो तेवर और सख्ती से बातें की उसका सीधा असर एनसीईआरटी पर पड़ा। अब जो जानकारी मिल रही है ये कि एनसीईआरटी ने अपनी 8वीं की नई किताब को बिक्री से हटा दिया है। अब यह किताब ऑफलाइन और ऑनलाइन फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं है, जी अभी यह क्लियर नहीं है कि एनसीईआरटी इस चैप्टर यानी जुडिशरी इन करप्शन इन जुडिशरी को पूरी तरीके से हटाएगी या नहीं हटाएगी, इस पर क्लैरिटी आनी बाकी है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच खींचतान का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह टकराव आम लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे कई मामले देखे गए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से केंद्र सरकार को राहत मिली और कई मामले ऐसे हैं जहां पर केंद्र सरकार के लिए परेशानी खड़ी हुई है। सबसे लेटेस्ट उदाहरण यूजीसी का मामला है, जिसमें 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाकर केंद्र सरकार के लिए एक तरीके से मुसीबत खड़ी की थी। तब सूर्यकांत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भी कड़ा फैसला सुनाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया था। इस फैसले से कई राज्य सरकारों को झटका लगा था। इसी तरीके से फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को दान देने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार उस वक्त दिया था, जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। इन दिनों पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर टिकी है और इसी इलाके में आज से 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजराइल पहुंच चुके हैं। वहीं इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है और डोनाल्ड ट्रंप को ईरानी मिसाइलों का खौफ सता रहा है। आज चक्रव्यूह में हम उस सीक्रेट डील का पर्दाफाश करेंगे जिसने वॉशिंगटन तक को डरा कर रखा है। क्या दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान कहे जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त डरे हुए हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कह रहा है, जिसमें उन्होंने ईरान को चेतावनी तो दी, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखी। अमेरिकी संसद में प्रेसिडेंट ट्रंप चीख रहे थे, कह रहे थे कि ईरान की मिसाइलें अमेरिका को निगल लेंगी। ट्रंप जब अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे थे, उससे पहले अमेरिका ने रातों रात इजराइल में F-22 रैप्टर जैसे घातक फाइटर जेट्स को पूरे स्क्वाड्रन वहां पर उतार दी थी। दरअसल ट्रंप की रातों की नींद हराम करने वाली असली खबर बीजिंग से भी आई। ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल की डील करीब करीब फाइनल कर दी। सवाल है ऐसे में कि क्या ट्रंप को डर है कि ईरान का सुपरसोनिक वॉर उनके नौसैनिक बेड़े की समंदर में दफन कर देगा? क्या F-22 रैप्टर की तैनाती सुरक्षा के लिए है या ट्रंप की ओर से घबराहट में उठाया गया एक पैनिक स्टेप है? तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ट्रंप को अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल गया है कि ईरान और चीन की जुगलबंदी अमेरिका के लिए कितनी घातक साबित होने वाली है? अमेरिका और ईरान में जारी टेंशन के बीच सबसे बड़ा एक और दिलचस्प मोड़ आया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में आज पहुंचे। 2 दिनों का ये ऑफिशियल विजिट है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू खुद मोदी की अगवानी करने के लिए पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी एयरपोर्ट पर साफ साफ दिखी। दोनों गले मिले और खूब गले मिले। वहां पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू भी पहुंची हुई थी। एक खास मोमेंट देखिए कि नेतन्याहू ने पीएम मोदी के जैकेट का जो पॉकेट स्क्वायर था वो अपनी पत्नी सारा के ड्रेस के रंग में समानता पर ध्यान दिलाया। इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों का रंग केसरिया है और दोनों सैफरन पहन के गए हुए हैं। नेतन्याहू ने इसे इत्तेफाक पर चुटकी लेते हुए कहा कि देखिए आज आप दोनों ने एक ही रंग के कपड़े चुने हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इजराइल के प्रधानमंत्री की पत्नी भगवा रंग पहनकर आई, जो कि बीजेपी का लिए पहचाना जाता है अपने देश में। तेल अवीव पहुंचते ही पीएम मोदी तुरंत ही सरकारी काम में लग गए। एयरपोर्ट परिसर में ही दोनों प्रधानमंत्रियों की एक छोटी सी मीटिंग भी हो गई। थोड़ी देर के बाद, अब से कुछ मिनटों के बाद, रात 8 बजे के आसपास हिंदुस्तान के समय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का इजरायली संसद नेसेट में आधिकारिक स्वागत होगा। इसके बाद पीएम मोदी उस संसद को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी के इस भाषण को हम लाइव भी दिखाएंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। पीएम मोदी ऐसे वक्त पे इजराइल में हैं जब ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं। युद्ध काल में पीएम मोदी की इजराइल में मौजूदगी के क्या मायने हैं? क्या ट्रंप ने पर्दे के पीछे से भारत से कोई मदद मांगी है? क्या पीएम मोदी ही वो इकलौते नेता हैं जो ईरान के गुस्से और ट्रंप के डर के बीच शांति का पुल बन सकते हैं? उसी कोशिश में गए। ये तमाम ऐसे कूटनीतिक सवाल है जिनका जवाब दुनिया जानना चाह रही है। टाइम्स नाउ नव भारत पर तेल अवीव से लगातार रिपोर्ट आप मोहित के जरिए आप देख पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा में भारतीय सेना के लिए कई बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगने की संभावना है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट विजिट कहा जा रहा है। दोनों देशों के बीच 8.6 अरब डॉलर यानी करीब करीब 78,000 करोड़ से ज्यादा का रक्षा समझौता होने की संभावना है। इसमें प्रिसीजन गाइडेड बम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एडवांस ड्रोन की खरीद और ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, हेरन MK2 मेल ड्रोन पर बातचीत संभव है। इतना ही नहीं, आयरन डोम जैसा जो डिफेंस का जो सिस्टम है उस पर भी भारत और इजराइल के बीच एक अहम डील साइन हो सकती है। और अब बात सुपर पावर अमेरिका की इन दिनों न सिर्फ ईरान के मिसाइलों के खौफ में है, बल्कि यहां कुदरत की भी मार जबरदस्त तौर पर पड़ी है। अमेरिका के बड़े हिस्से में आए बर्फीले तूफान ने जनजीवन इन दिनों अस्त व्यस्त कर दिया है। शिकागो, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन की सड़कों पर सिर्फ सफेद बर्फ दिखाई दे रही है। लोग फावड़े से बर्फ हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्किंग में खड़ी कारों के ऊपर 3-3 फीट बर्फ की परतें हैं। घर अंधेरे में डूब गए। हालात ये कि कई अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस को बंद करना पड़ा है। अमेरिका में भीषण तेज हवाओं और भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर रनवे भी बंद करने पड़े हैं। ये अमेरिका का हाल है, दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है और कई जगह उड़ानों पर रोक लगानी पड़ी है। पूरे अमेरिका में पिछले 2 दिनों में 11,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक रोड आइलैंड और मैसेच्यूसेट्स के करीब कुछ हिस्सों में लगभग 37 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्यों में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली चली गई है। 5,19,000 से ज्यादा घर और ऑफिस बिना बिजली के चल रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण द बोस्टन ग्लोब अपने 153 साल के इतिहास में पहली बार अखबार नहीं छाप सका क्योंकि कर्मचारी प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच ही नहीं पाए। 35 सेकंड में 56 सेकंड तक ये बर्फ 56 मिलीमीटर तक ये बर्फ गिरी है। अब बात करते हैं पब्लिक व्यू की। आखिर में ऋषभ मिश्रा का कमेंट है, ये यूपी के बारे में है। यूपी की राजनीति में अब की बार ब्राह्मणों का रुख सभी राजनेताओं के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है क्योंकि यूजीसी और शंकराचार्य जैसे मुद्दे ही चुनावी हेडलाइन बनेंगे। इसका फायदा सपा और बसपा को मिल सकता है। संदीप नारायण का व्यू है कि अगर अमेरिका ईरान की जंग बढ़ी तो असली खिलाड़ी चीन होगा। मिडिल ईस्ट बन रहा है सुपर पावर शतरंज की बिसात। तेल, व्यापार और ताकत तीनों दांव पर है। राघव कृष्णा का कमेंट है, नारा, संगठन, बूथ मैनेजमेंट और हिंदुत्व का संगम, यही है बीजेपी का चुनावी प्लान। दीदी की किलेबंदी बनाम कमल की चढ़ाई, अब होगी असली लड़ाई। और एक संगीता कुमारी जी का पब्लिक व्यू हमको मिला है, बीजेपी का बंगाल विजय प्लान सफल होगा। हमारी आज की कहानियों पर आपकी क्या राय थी वो हमने आपको दिखाई। अब आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। कल शाम 6:57 पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।